में रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में अगर एक ऑर्गेनिज्म की टोटल वेलबींग देखते हैं और वो हेल्दी है, फॉर एग्जांपल अगर वो सोशली हेल्दी है, वो बिहेवियरली हेल्दी है, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इंडिया इज अमंग वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसी चीज पे अपना ध्यान दिया। हम लोग करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम लोग जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसके हिसाब से हम अपनी चीजें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जाते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। परिवर्तन का आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब यार ये जो यूनिट ही है, जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन बताया था, ये दोनों ही चैप्टर ज़ूलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे रखना है ध्यान, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और क्रिस्प वे में हम लोग इसको करेंगे रिवाइज। वन शॉट में सारी चीज़ें कवर करूंगी विद एग्जाम्पल्स, विद मेथड्स, विद आपके ART टेक्निक, सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो बिना कुछ सोचे समझे क्या करना है, आपको बस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है और सारा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, और उसके बाद ये मेरी गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे इस चैप्टर से। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब ये जो आपका परिवर्तन चल रहा है उसमें आपको हम लोग क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो इस महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है आपके क्वेश्चन, कि आप दिन के कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उसी चीज के लिए, इसी चीज की भरपाई करने के लिए हम लोग क्या लेके आए हैं आप लोगों के लिए, रैंकर्स एंड रिवीजन बैच लेके आए हैं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, कहाँ करवा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप पे, जो कि है संकल्प भारत की ऐप। ठीक है, ये बैच के लिए आपको कोई पैसा नहीं देने का है, सिर्फ आपको पढ़ाई करने का है और ये पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। तो यार प्लीज अच्छे से ध्यान से इस बैच में अपने आप को एनरोल कर लो अगर नहीं किया है अभी तक तो, हमारी ऐप संकल्प भारत पे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो रहे हैं हर चैप्टर के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इतना ही नहीं, हम हर बच्चे का ध्यान रखते हुए हम क्या लेके आए हैं, SB इंफिनिटी बैच लेके आए हैं। आपको हमारी ऐप पे जाना है, उसमें आप SB इंफिनिटी वाले बैच में अपने आप को एनरोल करोगे यूजिंग अ कोड सिलेक्शन। जब आप ये सिलेक्शन वाला कोड डालते हो बच्चों, उसमें तो आपको हमारे जितने भी प्रीवियस बैचेस थे, है ना, जो साल भर चले हैं, जो क्रैश कोर्स चला है, जो आपकी AITS NBTS जैसी सीरीज है, यानी कि इस टाइम सबसे बड़ी सीरीज, टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेंगी, वो भी हमारे इस SB इंफिनिटी के थ्रू आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप वो टेस्ट भी दे सकते हो जाके हमारे ऐप पर, संकल्प भारत की ऐप पे। ये सब आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री। यानी कि सपना आपका, मेहनत हमारी और आपका सिलेक्शन हम करवा के रहेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ जाके SB इंफिनिटी में एनरोल करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है? बढ़ जाए आगे। चलो, ये सारी चीजें आपको मुफ्त मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, सिर्फ आपके लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टॉपिक में अटक रहे हो जो आपको समझ ही नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए हमारे फुल फ्लेज लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको PYQs की सीरीज, लास्ट 11 ईयर्स के PYQs हमारी ऐप पे विद वीडियो सोल्यूशन, AITS की सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन, NBTS की सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन आपको हमारी ऐप पे SB इंफिनिटी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जाके इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब आ जाते हैं जिसके लिए आज हम यहां पर जुड़े हैं, जो हमारा चैप्टर है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सबसे पहले तो बात हम लोग करने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, उनमें से एक प्रॉब्लम एमनियोसेंटेसिस है, उसके बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, STDs, इनफर्टिलिटी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये कुछ पार्ट्स है जिसमें आपका चैप्टर क्या हुआ है, डिवाइड हो रखा है। ठीक है, अब मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आते हैं, कहां से लास्ट कुछ सालों में पूछे गए हैं, वो है आपका ART, वो है आपका कॉन्ट्रासेप्शन, और आपका क्या, ये
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और जब हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो यहां पर एनसीईआरटी में दिए हुए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नंबर्स दे रखे हैं ना कि इस साल में इतनी पॉपुलेशन थी, फिर इस साल में इतनी पॉपुलेशन होगी, वर्ल्ड की दे रखी है, इंडिया की दे रखी है, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है और हमें फिर ध्यान नहीं रहता नंबर्स का, ठीक है। हमें लगता है कि ऐसे ही दे रखे हैं हमें जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं दी गई है, आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़ाने के लिए ही दे रखा है, ठीक है। तो यार स्टार्ट कर लेते हैं हम, है ना, अब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं यार? अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। किसकी बात करने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, तो ये क्या है, दिस रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में जब एक टोटल वेलबींग हम लोग देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, वो भी किसके एस्पेक्ट में, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में। अगर एक ऑर्गेनिज्म की टोटल वेलबींग देखते हैं और वो हेल्दी है, फॉर एग्जांपल अगर वो सोशली हेल्दी है, वो बिहेवियरली हेल्दी है, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म का, इस इंसान का रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन किसने दी थी, WHO ने दी थी। और किस बेसिस पे दी थी, उन्होंने बोला था कि टोटल वेलबींग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म total well-being of an organism with respect to reproduction that is physical health, social health, behavioral health, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन तीनों चीजों में हेल्दी है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। क्या बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यार इंडिया ने इस चीज के लिए क्या क्या किया है। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इंडिया इज अमंग वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसी चीज पे अपना ध्यान दिया, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए। अब एक अवेयरनेस प्रोग्राम कौन सा था? वन ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम वाज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। कौन से थे? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। और इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन करे गए, है ना। हम लोग करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसके हिसाब से हम अपनी चीजें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस लेके आते हैं फॉर बेटर। तो फॉर बेटर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करी गई, ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी गई। तो आज एक जो प्रोग्राम है जो कि बहुत वेल नोन है, वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। इस प्रोग्राम अब ये जो प्रोग्राम है ना, आज के टाइम पे दिस प्रोग्राम इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये किस किस चीज पे ध्यान देता है बच्चों? ये ध्यान देता है, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करना चाहता है। क्या करना चाहता है? ये एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करना चाहता है। बिल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है? इतना बताओ, इतना क्लियर है आप लोगों को, है ना,
कि यार इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए गए, उनमें से कुछ इनिशिएटिव थे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में देखो, जैसे एक चीज आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि एक बेबी के बाद एटलीस्ट 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गैप नहीं होगा तो मदर के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑब्जर्व चीजें हैं, स्टडीड चीजें हैं, जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। ठीक है, तो यार ये प्रोग्राम्स इन चीजों पे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना बता दो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो, देयर वर सम प्रॉब्लम्स और कुछ उनकी स्ट्रैटेजीज थी। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थी, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स थी कि यार देखो, सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि यार क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, तो क्या हो रहा था, पॉपुलेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। क्या हो रही थी, ओवर पॉपुलेशन हो रही थी। अब यार जब ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो उसके हिसाब से रिसोर्सेज बढ़ने में तो टाइम लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा था, ओवर पॉपुलेशन हो रही थी। ठीक है, तो पहली जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, ओवर पॉपुलेशन। अब इस ओवर पॉपुलेशन को बढ़ता देख हमारी गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करे, है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करे। उनमें से एक जो स्लोगन है, जो कि बहुत क्या है, बहुत फेमस स्लोगन है, और ये स्लोगन सबने सुना होगा। स्लोगन कौन सा है, स्लोगन कौन सा है, हम दो हमारे दो। ठीक है, ये स्लोगन सबने सुना है। तो ये स्लोगन क्या बता रहा है, ये स्लोगन बता रहा है कि 2 ही बच्चे सही हैं। ठीक है, वरना पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन के अलावा अगर हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तीसरी चीज क्या थी, थर्ड प्रॉब्लम वाज सेक्स एजुकेशन। क्या थी, थर्ड प्रॉब्लम वाज सेक्स एजुकेशन। लोगों को पता ही नहीं था। अब देखो, बच्चे जो होते हैं जब वो प्यूबर्टी वाली एज में आते हैं, एडोलसेंस वाली एज में आते हैं, उस समय उनको क्या लगता है, उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है इस एज में, है ना, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है इस चीज में। तो वो अलग अलग जगह जाके इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उस वजह से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट उनके ब्रेन में सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और ये टॉपिक आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्लास 8 से रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, देखो 8th में पढ़ाया, 10th में पढ़ाया, 12th में पढ़ा दिया, क्यों पढ़ाया गया, क्योंकि ताकि बच्चों को पता चले कि ये चीजें है क्या, और वो कहीं गलत जगह जाके इन सब चीजों के बारे में ना सोचे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी, सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बताया गया। तीसरी चीज थी, फोर्थ जो प्रॉब्लम थी वो थी पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट एसटीडीज के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में लोग अवेयर नहीं थे, जिसके वजह से वो क्या बढ़ती जा रही थी, है ना, क्या हो रहा था, जिसके वजह से वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो क्या नहीं था, अवेयरनेस अबाउट ग्रोथ ऑफ एसटीडीज के बढ़ने से क्या हो रहा था, क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, ये कैसे बढ़ रहा था, इन सब चीजों के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं थी। ठीक है, कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि एसटीडीज जैसी चीजें होती है, क्योंकि एक तो यार देखो, जैसे कि एड्स हो गया, उसके सिम्टम्स ही बहुत लेट होते हैं, है ना, और लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको एड्स है। ठीक है, तो एड्स के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, ये सारी चीजों के बारे में फिर बाद में अवेयर कराया जा रहा था। ठीक है, क्या किया जा रहा था, अवेयर कराया जा रहा था। ठीक है, क्लियर है। अब जो सबसे मेजर इशू था वो था एमनियोसेंटेसिस। क्या था,
वो था बच्चों एमनियोसेंटेसिस। अब जब हम लोग एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करते हैं, देखो ये बहुत अच्छी टेक्निक थी, है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक थी। टेक्निक क्या थी कि ये एमनियोटिक फ्लूइड के सेल्स को यूज करके, एमनियोटिक फ्लूइड की हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि बेबी का सेक्स क्या है और उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी अच्छी टेक्निक थी कि अगर मान लो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको क्योर कर सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन हम लोग का दिमाग जब कोई अच्छी चीज आती है तो उसको गलत तरह से यूज करने का क्या तरीका हो सकता है, इस चीज में हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। क्या होता है कि हम लोग इस टेक्निक को गलत कैसे यूज कर सकते हैं, इस चीज में हमारा दिमाग क्या चलता है, ज्यादा चलता है। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, इस एमनियोसेंटेसिस से क्या हो रहा था, लोग बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर पा रहे थे। बेबी का सेक्स डिटरमाइन करने के बाद अगर वो फीमेल थी, है ना, इफ द फीटस वॉज फीमेल, है ना, तो क्या हो रहा था, वहां पर उसको फिर अबॉर्ट कराया जा रहा था। फीमेल फीटिसाइड हो रही थी, जितने भी फीमेल फीटस हो रहे थे उनको मार दिया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि बोझ समझा जाता है। पहले तो बहुत ही ज्यादा बोझ समझा जाता था कि यार बेटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, अब हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। ठीक है, अब समझ आ रहा है लोगों को, लेकिन एमनियोसेंटेसिस का रेट बहुत ज्यादा गलत वे में यूज किया जा रहा था, जिससे फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसलिए एमनियोसेंटेसिस जैसी टेक्निक पे देयर वाज अ स्टैट्यूटरी बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो यार देखो आपकी एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी कि इट वाज used to determine the sex of the baby. It was used to determine the sex of the baby and और क्या डिटरमाइन करवा रहा था, ये डिटरमाइन करवा रहा था आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक बताओ, जल्दी बताओ कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वर हीमोफीलिया, सिकल सेल अनेमिया एक्सेट्रा। इन सब चीजों को पहले ही डिटरमाइन कर लिया जा रहा था। तो अगर पहले ही डिटरमाइन हो जाएगा तो इसका क्योर भी तो हम उतनी जल्दी ढूंढ लेंगे, उसको क्योर करने की भी तो बहुत जल्दी कोशिश हो जाएगी। तो इस एमनियोसेंटेसिस को इस तरह यूज किया जाता है। लेकिन हो क्या रहा था, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि फीमेल फीटिसाइड का रेट बढ़ रहा था, कि फीमेल फीटिसाइड का जो रेट था वो इंक्रीज हो रहा था। हम लोग बोलते हैं ना फीटिसाइड, अगर वर्ड याद नहीं रहता है तो कैसे याद रखना है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। हम लोग बोलते हैं ना पेस्टिसाइड यानी कि पेस्ट को मारने वाला, इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट को मारने वाला। तो यहां पर क्या हो रहा था, फीमेल फीटस को मारा जा रहा था, अबॉर्ट किया जा रहा था। इसलिए इस पर क्या कर दिया गया था, इसलिए एमनियोसेंटेसिस पर क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, इसको बैन कर दिया गया था। और आज तक हम लोग इंडिया में वी कैन नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी लीगली हम लोग बेबी का सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, जल्दी बता दो, इतना क्लियर है। ठीक है, अब फ्लूइड कौन सा यूज हुआ था, वैसे तो नाम में ही है बट मैं फिर भी यहां पर लिख सकती हूं एमनियोटिक फ्लूइड यूज्ड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को यूज किया जाता है इस टेक्निक के लिए। क्या किया जाता है, इस टेक्निक के लिए एमनियोटिक फ्लूइड को यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बता दो। इतना तो क्लियर होगा ना मेरे बच्चों, इतना क्लियर होगा। चलो अब यार देखो, अब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी और ये जो पॉपुलेशन है वो किन चीजों पे डिपेंडेंट है। अगर हम लोग बात करें फैक्टर्स ऑन विच पॉपुलेशन डिपेंड, ठीक है,
फैक्टर्स ऑन विच पॉपुलेशन डिपेंड्स। ठीक है, देखो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कि बर्थ रेट कितना है। अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो यानी कि पॉपुलेशन अच्छी खासी इंक्रीज कर रही है। तो पहला जो फैक्टर अगर हम लोग बात करें तो क्या है, बर्थ रेट पे भी पॉपुलेशन डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि देखो अगर बर्थ रेट कम है ना, बर्थ रेट कम है बच्चों तो पॉपुलेशन डिक्लाइन में जाएगी, बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। इस तरह से क्या होता है, इसका पॉपुलेशन पर इंपैक्ट होता है। सेकंड चीज की अगर हम लोग बात करें, पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, ठीक है, कि यार रिप्रोडक्टिव एज में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा वो रिप्रोड्यूस करेंगे, और जितना रिप्रोड्यूस करेंगे उतना बर्थ रेट बढ़ेगा, जितना बर्थ रेट बढ़ेगा उतनी ही पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, समझ आया? यानी कि अगर पीपल ज्यादा है रिप्रोडक्टिव एज में तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज करेगी, अगर पीपल लोग कम है रिप्रोड्यूसिबल एज के तो पॉपुलेशन भी क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। ठीक है, क्लियर है? तीसरी चीज था, थर्ड चीज थी क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, डेथ रेट, कि यार डेथ रेट कितना है। अगर मान लो डेथ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, कि यार लोग ज्यादा मर रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्लाइन कर जाएगी। अगर डेथ रेट कम है ना, डेथ रेट कम है कि लोग मर ही नहीं रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और फोर्थ है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इन चीजों पर क्या डिपेंड करता है, पॉपुलेशन डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करता है, पॉपुलेशन डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये बता दो, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो वेरी गुड, अगर इतना क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं कि यार हम लोग करने वाले हैं क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कि कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कौन कॉज कर रहा है उन्हें, कौन कॉज करने के अलावा क्या क्या सिम्टम्स है। सिम्टम्स ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, उनसे ज्यादा चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत सिम्टम्स हम लोग पढ़ लेंगे। क्या करेंगे, थोड़े बहुत सिम्टम्स हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। किसके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बता दो, क्लियर है? चलो, जब हम लोग बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की। अब यार देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस सबसे पहले ट्रांसमिटेड यानी कि किसी ना किसी चीज से क्या हो रहा है, ये ट्रांसमिट हो रही है, ये फैल रही है। तो जब हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं, ये ट्रांसमिट होती हैं थ्रू फ्लूइड एक्सचेंज। ठीक है, फ्लूइड एक्सचेंज के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। फ्लूइड एक्सचेंज कैसे कैसे हो सकता है, अब मान लो क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। कैसे हो रहा है, अब मान लो एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, ये इस इन्फेक्टेड पर्सन को क्या है, मान लो एड्स है। इस इन्फेक्टेड पर्सन को क्या है, मान लो एड्स है। ठीक है, इसने क्या कराया, इसने कराया बच्चों ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट में अब निडल का, सिरिंज का यूज होगा, है ना, होगा। ऐसे तो नहीं है कि ऐसे करके तुम्हारी बॉडी से पता नहीं किसी और कोई माध्यम तो है नहीं कि खून निकाल लेंगे वो। ब्लड टेस्ट के लिए सिरिंज का यूज होगा, निडल का यूज होगा। ठीक है, अब मान लो जिस नीडल से इस बंदे ने, इस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड टेस्ट हुआ है, उसी सेम नीडल से तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा नहीं, चलो किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड टेस्ट किया गया। ठीक है, किससे, सेम
नीडल का यूज करके, तो देयर आर चांसेस ना कि सेम नीडल पे इसका ब्लड होगा इन्फेक्टेड वाले का, वो तुम्हारी बॉडी में चला जाए, वो इस अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में चला जाए, तो एड्स इसको भी हो जाएगा। ठीक है, इस चांसेस है कि जो एड्स का वायरस है, HIV वायरस है, वो कहाँ चला जाए, अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में भी चला जाए। ठीक है, दूसरा मान लो दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है मेरे बच्चों, देखो ब्लड हम लोग डोनेट करते हैं, ब्लड रिसीव भी करते हैं। अब मान लो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने क्या किया, ब्लड डोनेट किया। ठीक है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने क्या किया, ब्लड डोनेट किया। जब इसने ब्लड डोनेट किया बच्चों, तब तक इसको पता ही नहीं था कि इसको क्या है, एड्स है। मतलब मान लो इसको कोई STD है, इसको पता ही नहीं थी। ठीक है, और ब्लड टेस्ट, जिसने ब्लड लिया उसने ये चीज चेक नहीं करी। ठीक है, अब जब उसने ये चीज चेक नहीं करी, ब्लड डोनेट करने वाले ने, ठीक है, और ब्लड लेने वाले ने, और इस ब्लड को किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में डाल दिया। ठीक है, अगर इस ब्लड को किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में डाल दिया, तो इसकी बॉडी में भी तो ये वाले वायरस आ गया ना, ये वाला वायरस आ गया ना, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ब्लड दे रहा है, अनइन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में आएगा, तो ये वायरस भी तो साथ ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तीसरी चीज, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी क्या हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये डिजीजेस ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है उसकी हेल्प से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी ये STDs हो सकती है। किसकी वजह से, फ्लूइड एक्सचेंज की वजह से भी ये डिजीजेस क्या हो सकती है, फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, और इन डिजीजेस को क्या बोला जाता है, वेनरल डिजीजेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेनरल डिजीजेस भी बोला जाता है। तो अगर कहीं STD वर्ड यूज ना होके वेनरल वर्ड यूज हुआ है मेरे बच्चों, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वेनरल का मतलब भी क्या है, STD ही है। ठीक है, ये मत बोल देना कि मैडम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। वेनरल डिजीजेस किसको बोला जाता है, आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी बोला जाता है, और इनका एक और नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और क्या बोला जाता है इन्हें बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 3 नाम है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, अब कुछ हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली जो डिजीज है वो है क्लेमाइडिया। क्या है, पहली डिजीज है क्लेमाइडिया। कौन कॉज कर रहा है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, कौन कॉज कर रहा है, इट इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, अब अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या, थिक डिस्चार्ज होगा, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन या कॉपुलेशन के टाइम पे भी बर्निंग सेंसेशन, पेन। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, क्लेमाइडिया के। ठीक है, किसके, क्लेमाइडिया के। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है गोनोरिया। जब हम लोग गोनोरिया की बात करते हैं, इट इज कॉज्ड बाय निसेरिया गोनोरिये। कौन कॉज करता है, निसेरिया गोनोरिये। ठीक है, कौन कॉज कर रहा है, निसेरिया गोनोरिये कॉज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये बर्थ कैनाल को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। क्या करता है, बर्थ कैनाल को इन्फेक्ट करता है। साथ के साथ क्या करेगा,
साथ के साथ क्या करेगा, ये थिक डिस्चार्ज जैसी चीजें, जैसे सिम्टम्स भी यहां पर गोनोरिया में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, बता दो क्लियर है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है सिफिलिस। क्या है, थर्ड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो है सिफिलिस। अब जब हम लोग सिफिलिस की बात करते हैं तो सिफिलिस कौन कॉज कर रहा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। कौन कॉज कर रहा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, कौन कॉज कर रहा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, कौन कॉज कर रहा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम कॉज कर रहा है। अब जब हम लोग ट्रिपोनिमा पैलिडियम की बात करते हैं, ये क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अगर मदर को है, अगर ये सिफिलिस मदर में है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में भी आ सकती है। क्या हो सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में भी आ सकती है, यानी कि मदर के साथ साथ बेबी को भी इन्फेक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, मदर के साथ साथ बेबी को भी इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बता दो क्लियर है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है जेनाइटल हर्पिस। क्या है, जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस, ये कौन है जो इसको करवाता है, कौन है इसका कॉजिंग एजेंट, वो है HSV2। क्या है, HSV2। ये जो HSV2 है बच्चों, ये जो HSV2 है क्या करा रहा है, जेनाइटल हर्पिस में क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ऑन परप्यूस ऑफ ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस पे, ग्लैंस पेनिस पता है ना, पढ़ा था ना रिप्रोडक्शन में, पीनस का ये जो बल्ज्ड आउट वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। उसके ऊपर जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन है उसको परप्यूस बोला जाता है। तो इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। साथ के साथ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मेल्स में हो सकता है कि जेनाइटल हर्पिस, नहीं, फीमेल की वुल्वा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटिलियल ऑर्गन। क्या है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन है। ठीक है, और क्या हो जाते हैं, वुल्वा पे, वजाइना पे भी क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग फिफ्थ, ये हटा देती हूं। ठीक है, अगर हम लोग फिफ्थ एसटीडी की बारे में बात करें, वो है जेनाइटल वॉर्ट्स। क्या है, जेनाइटल वॉर्ट्स। ठीक है, जेनाइटल वॉर्ट्स कौन कॉज कर रहा है, जेनाइटल वॉर्ट्स कौन कॉज कर रहा है, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन कॉज कर रहा है इसे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी एसटीडी है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी एसटीडी है वो है एड्स। क्या है, एड्स। ठीक है, अब यार एड्स का तो सबको पता ही है और इसको हम लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। यहां पर बस आप बता दो कौन कॉज करता है, HIV वायरस कॉज करता है। कौन कॉज करता है, HIV वायरस कॉज करता है। ठीक है, क्लियर है। लास्ट जो हमारी है वो है ट्राइकोमोनियासिस। क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। और कौन कॉज कर रहा है, इसको कॉज करता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। कौन कॉज करता है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, कौन कॉज कर रहा है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं और उनके कॉजिंग एजेंट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। अब इनमें से देयर आर फ्यू एसटीडीज जिसका क्योर ही नहीं है, जैसे कि आपका एड्स हो गया, जैसे कि आपका जेनाइटल हर्पिस हो गया। इनका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, इनका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बीमारी है, वो है, रुक जाओ, एक और है, वो कौन सी है, वो है आपकी हेपेटाइटिस बी।
ठीक है, वो है हेपेटाइटिस बी, और इसका भी कोई क्योर नहीं है। ठीक है, इस हेपेटाइटिस बी का भी कोई क्योर नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, ये बता दो। एक मिनट, चलो ये ठीक है, इतना बता दो। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? वो है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल यानी कि कॉन्ट्रासेप्शंस। ठीक है यार, देखो सबसे पहला मेथड जो हम लोग बर्थ कंट्रोल में पढ़ते हैं वो है आपका ट्रेडिशनल मेथड। वो क्या है? वो है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स। कौन से हैं? ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, पहला जो है वो क्या है? वो है आपके ट्रेडिशनल मेथड्स। अब जब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स की बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड्स में भी हम लोग 3 तरह के मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, 3 तरह के मेथड्स पढ़ेंगे। पहला जो है, इसमें भी जो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो है रिदम मेथड, या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब ये मेथड होता क्या है? ध्यान से सुनना। ये मेथड क्या होता है बच्चों? देखो होता क्या है, हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि यार 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि इस 14th डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। क्या पढ़ा था हमने? कि इस 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ये वो दिन है जब एक फीमेल सबसे ज्यादा क्या है? फर्टाइल है। क्या है? फर्टाइल है। ठीक है, यही पढ़ा था। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 14th डे पे ही ओव्यूलेशन हो, उससे पहले भी कुछ दिन हो सकता है, उसके बाद भी कुछ दिन हो सकता है। तो कपल्स क्या करते हैं कि उस टाइम पीरियड जब एक विमेन सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उस टाइम पीरियड पे कोइटस को एब्सटेन कर देते हैं या फिर अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दिन हो रहे हैं? 10th डे से 17th डे तक, यानी कि 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक क्या किया जाता है? कोइटस को अवॉइड किया जाता है या एब्सटेन किया जाता है बाय दी कपल्स। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? इस मेथड को हम लोग कहते हैं बच्चों पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या कहते हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, यानी कि एक पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए कोइटस को अब्सटेन करना या फिर अवॉइड करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हैं? ज्यादा है। और कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब है? कि हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, होने नहीं देनी है प्रेगनेंसी। ठीक है, क्लियर है? इतना बताओ, इतना क्लियर है? नेक्स्ट जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं, इसमें वो है विड्रॉल मेथड। ठीक है, वो क्या है? वो है विड्रॉल मेथड, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है कोइटस इंटरप्टस। क्या है? कोइटस इंटरप्टस उसका बच्चों दूसरा नाम है। अब ये कोइटस इंटरप्टस में या विड्रॉल मेथड में होता क्या है? देखो, ड्यूरिंग कोइटस इंसेमिनेशन से जस्ट पहले मेल पार्टनर अब फीमेल की वजाइना से पीनस विड्रॉ कर लेता है, ताकि
ओवा तक स्पर्म ना पहुंच पाए। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं या फिर विड्रॉल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस बोला जाता है या फिर विड्रॉल मेथड बोला जाता है। ठीक है, थर्ड जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड जो मेथड हम लोग यहां पर पढ़ते हैं वो क्या है, वो है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। अगर आपने देखा हो एमिनोरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है। और ये कौन सा पीरियड है, ये वो पीरियड है जब लैक्टेशन चल रहा है, यानी कि डिलीवरी के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी कि उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा होता है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रही है तो इस टाइम पीरियड पे प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हैं, जीरो हैं। क्या है, जीरो है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस समय ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसके वजह से आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हो जाता है कम। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं बॉडी में, पीक पे चाहिए होते हैं बॉडी में, तभी क्या होता है, तभी ओव्यूलेशन होती है। तभी क्या होता है, तभी ओव्यूलेशन होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। और ये टिल 6 मंथ्स होता है, ये टिल 6 मंथ्स होता है। ठीक है, टिल 6 मंथ्स यानी कि देखो डिपेंड करता है, फीमेल टू फीमेल डिपेंड करेगा। किसी फीमेल में 1 महीने का ये वाला गैप आएगा, किसी में 2 का, किसी में 3 का, किसी में 4 का, किसी में 5 का और किसी में 6 महीने का। ठीक है, तो किसी फीमेल में 6 महीने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, किसी में 4 में नहीं होगी, किसी में 3 में नहीं होगी। तो ये होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या होता है, दिस इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कौन से हैं, नेक्स्ट मेथड है बैरियर मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट मेथड्स हैं बैरियर मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट मेथड्स हैं बैरियर मेथड। अब इनमें से जो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला मेथड हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है कॉन्डम्स। वो क्या है, कॉन्डम्स। ठीक है, ठीक है। अब यार बैरियर से क्या समझ आ रहा है, बैरियर से समझ आ रहा है कि हमने 2 चीजों के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई है। ठीक है, क्या हो रहा है, बैरियर मेथड का मतलब क्या है कि 2 चीजों के बीच में हम लोगों ने दीवार बना दी है, बैरियर बना दिया है, जिसको क्रॉस करके जाना मुश्किल है। ठीक है, तो वो बैरियर किन 2 चीजों के बीच में है, यहां पर ओवा और स्पर्म के बीच में। ठीक है, किसके बीच में है, ओवा और स्पर्म के बीच में ये बैरियर क्रिएटेड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमने बैरियर बना दिया ताकि ये आपस में मिल ना सके। मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो आगे प्रेगनेंसी के चांसेस आर जीरो। और यही तो चाह रहे हैं हम लोग, तो कॉन्डम्स क्या है, कॉन्डम्स बेसिकली क्या है, दे आर वोर्न बाय मेल्स पहनते हैं एंड दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी या फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमनली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेटेक्स रबरी शीट होती है ये। ठीक है, लेटेक्स रबरी शीट होती है जो बैरियर क्रिएट करती है बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बता दो। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये एसटीडीज को भी प्रिवेंट कर सकती है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट जो आपका मेथड होता है, नेक्स्ट मेथड है इसमें, वो है फेम शील्ड। क्या है, फेम शील्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फीमेल
कॉन्डम्स, क्या बोल सकते हैं, फीमेल कॉन्डम्स। अब जब हम लोग फीमेल कॉन्डम्स की बात करते हैं मेरे बच्चों, जब हम लोग फीमेल कॉन्डम्स की हम लोग बात करते हैं तो ये फीमेल यूज कर रही है, ठीक है, फीमेल से के द्वारा यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी देखी हो तो एनसीईआरटी में एक पिक्चर बनाई गई है कि कुछ इस तरह से फीमेल कॉन्डम की शेप होती है। क्या होती है, फीमेल कॉन्डम की शेप होती है, ठीक है। किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है पॉलीयूरोइथेन पाउच, ठीक है। किससे बना हुआ है, बेसिकली इट इज अ पॉलीयूरोइथेन पाउच है, ठीक है। और यहां पर इसमें दोनों तरफ को क्या होती है, रिंग प्रेजेंट होती है। कॉन्डम्स में एक ही रिंग प्रेजेंट होती है और यहां पर दोनों तरफ रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा आपका बैरियर मेथड है, नेक्स्ट बैरियर मेथड्स आर सर्वाइकल कैप्स, ठीक है, फिर है आपका वॉल्ट्स, ठीक है, और एक और जो आपका है वॉल्ट्स, ये क्या है, रुक जाओ, BCDE, और आपका है डायफ्राम। ये सारे मेथड कौन यूज कर रहा है, दे आर यूज्ड बाय फीमेल्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्या है, दे आर रीयूजेबल, इनको दोबारा यूज किया जा सकता है, दे आर रीयूजेबल, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी बता दो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ये बताओ है। तो ये है हमारे कुछ बैरियर मेथड्स, क्या है, दे आर फ्यू बैरियर मेथड्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे मेथड्स आते हैं, है ना, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मेथड्स आते हैं वो है इंट्रा यूट्रन डिवाइसेस। क्या है, वो है इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस, ठीक है। अब इंट्रा यूट्रन डिवाइसेस यानी कि दे आर द डिवाइसेस जो यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो इंट्रा यूट्रीन डिवाइस है वो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है। जब हम लोग कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में बात करते हैं, ये क्या करता है, ये कॉपर आयंस रिलीज करता है। ये कॉपर आयंस स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, स्पर्म की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, जिसके वजह से स्पर्म ओवा तक पहुंच नहीं पाता है, और अगर पहुंच जाता है तो वो उसकी फर्टिलाइजिंग पावर कम कर चुके होते हैं, तो स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है मेरे बच्चों, हो ये रहा है कि कॉपर आयंस क्या करते हैं, कॉपर आयंस क्या करते हैं, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ sperms and fertilizing power of sperms, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करी जाए, तो एग्जाम्पल्स में कौन आएगा, एक आएगा कॉपर टी, कौन आएगा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। किसकी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। और ये कब तक, कितने टाइम पीरियड तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, 7 से 10 साल तक, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल नहीं है, इनको निकलवा दोगे तो कॉन्ट्रासेप्शन खत्म, बट ये 7 to 10 ईयर्स तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके इंट्रा यूट्रन डिवाइसेस हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा
यूट्रेन डिवाइसेस, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। जब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की बात करते हैं बच्चे हम लोग, तो ये क्या कर रही है, बता रहा है, चीख चीख के यही बता रहा है कि हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन सा? प्रोजेस्टेन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये हार्मोन क्या कर रहे हैं, ये हार्मोन म्यूकस को थिक कर दे रहे हैं, जिसके वजह से स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि स्पर्म को हॉस्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। यूट्रस की वॉल को क्या करते हैं, खराब करते हैं, ताकि इम्प्लांटेशन नहीं हो सके, ताकि क्या ना हो सके, इम्प्लांटेशन ना हो सके, फर्टिलाइजेशन ना हो सके, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये डिक्रीज the quality of uterus, uterine wall, prevent fertilization and implantation, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, और make cervix hostile फॉर स्पर्म्स, स्पर्म्स के लिए सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाने का काम किसका है, इन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का है। किसका है, इन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स में आ जाता है LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। दे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। थर्ड जो हमारी आईयूडी है, थर्ड जो हमारी आईयूडी है बच्चों, वो है सी, वो कौन सी है, वो है इनर्ट आईयूडीज। इनर्ट आईयूडीज का मतलब क्या है, ये इनके पास कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी हार्मोन नहीं है, तो ये कैसे कॉन्ट्रासेप्शन करवा रही हैं, ये क्या करवाती हैं, बेसिकली ये आईयूडीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करवाती है। क्या कराती है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी कि दुश्मन को सीधे खत्म कर देती हैं, ताकि आगे जाके फर्टिलाइजेशन का कोई चांस बचे ही ना, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो है लिपीज लूप। क्या है, लिपीज लूप, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये थे कुछ आपके क्या इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस, ठीक है। ये थे आपके इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस वाले मेथड्स, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे, नेक्स्ट मेथड कौन सा है, नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड्स। क्या है, केमिकल मेथड्स। तो होता क्या है कि कुछ केमिकल्स यूज करे जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते हैं, अब ये केमिकल्स क्या है, दे आर दी स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। क्या है, यूज ऑफ स्पर्मिसाइडल केमिकल्स, यानी कि स्पर्म को मारने वाले केमिकल्स यूज करे जाते हैं। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें, कुछ हम लोग क्या यूज करते हैं, कुछ आपकी जेलीज यूज होती हैं, कुछ क्रीम्स यूज होती हैं, कुछ क्या होती है, कुछ जेलीज यूज होती हैं, कुछ क्रीम्स यूज होती हैं, ठीक है। कुछ क्या यूज होते हैं, कुछ फोम यूज होते हैं, ठीक है। कुछ क्या यूज होते हैं, कुछ फोम यूज होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देते हैं, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। और ये यूज कैसे किया जाता है बच्चों, ये यूज किया जाता है बिफोर कॉइटस, ये वजाइना में अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ताकि अगर
इंसेमिनेशन होगा तो ये वहां पर उन स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डीजनरेट कर देंगी, जिसके वजह से वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ क्या आपके केमिकल मेथड्स। ठीक है, एग्जांपल्स ये आपकी है। और अगर हम लोग वैसे अगर दवाइयों ये केमिकल्स के नाम की बात करें तो आपका हो गया डेल्फिन, कॉन्टैब एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो ये थे हमारे क्या केमिकल मेथड्स, दे आर दी केमिकल मेथड्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, बता दो ठीक है, समझ आ रही है? अब फिफ्थ मेथड की अगर हम लोग बात करें, फिफ्थ मेथड की अगर हम लोग बात करें तो वो है पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, पिल्स की बात कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले जब हम लोग पिल्स की बात करते हैं, तो पहले आती हैं कंबाइंड पिल्स। क्या आती हैं? पहले आती हैं कंबाइंड पिल्स। ठीक है, कंबाइंड पिल्स यानी कि दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। क्या है? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, किस किस का कॉम्बिनेशन है? प्रोजेस्टेरॉन का और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। ये पिल्स लेनी होती है फॉर 21 डेज। ठीक है, फॉर 21 डेज। और कब स्टार्ट करनी है? स्टार्ट विद इन दी फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब ये पिल्स करती क्या है? ये पिल्स करती क्या है? ये करेंगी, प्रिवेंट कर लेंगी किसको? ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन नहीं होने देंगी। ठीक है, अगर मान लो ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगी। अफेक्ट दी यूट्राइन वॉल, जिसके वजह से क्या होगा? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगी। ठीक है, यानी कि जितने भी कोशिश कर लो, इन्होंने प्रेगनेंसी को होने ही नहीं देना है। एग्जाम्पल की बात करें तो माला डी हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया? माला डी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होती है? कुछ मिनी पिल्स भी होती हैं। क्या होती है? कुछ मिनी पिल्स होती हैं। मिनी पिल्स यानी कि दे आर ओनली प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। ईस्ट्रोजन नहीं है उसमें, सिर्फ क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिली पिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी पिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये बताओ, क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो पीओपी। एग्जाम्पल की बात करें इनके तो पीओपी। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पिल है वो है सहेली। वो क्या है? थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पिल है बच्चों वो है सहेली। नाम भी ऐसा है और सहेली जैसी हरकतें भी है इसकी, यानी कि ये फ्रेंड है। क्या है? देखो, ये 21 दिन लेते हैं, तो 21 दिन अगर डेली कोई दवाई ले रहा है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स के चांसेस हैं। सहेली क्या है? सहेली बनाई थी किसने? CDRI लखनऊ ने। इन्होंने इस पिल में, ये क्या है? एक तरह का नॉन स्टेरॉइडल पिल है। ये क्या है? एक तरह की नॉन स्टेरॉइडल पिल है। नॉन स्टेरॉइडल पिल है। अगर नॉन स्टेरॉइडल है तो क्या यूज हो रहा है? सेंटक्रोमन मॉलिक्यूल यूज होता है। सेंटक्रोमन मॉलिक्यूल यूज होता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये वंस अ वीक पिल है। क्या है? वंस अ वीक पिल है, यानी कि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा क्या है? साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रेयर है। क्या है? साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रेयर है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये हो गए आपके क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। दे आर दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नेक्स्ट है इम्प्लांट्स। ये क्या है? दे आर इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स बेसिकली क्या होता है? इम्प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें,
इम्प्लांट्स आर बेसिकली बीनीथ द स्किन, इसको लगाया जाता है, ठीक है, फैन शेप में लगाया जाता है। 6 सिलिकॉन ट्यूब्स होती हैं जिनको लगाया जाता है, ठीक है, और ये क्या है, हार्मोन कंटेनिंग है, यानी कि ये भी कैसे वर्क करेंगे, इन पिल्स की तरह वर्क करते हैं, यानी कि यूट्रस की वॉल में ऑल्टरेशन करेंगे, इनहिबिट करेंगे ओव्यूलेशन को, ठीक है। लेकिन पिल्स आपको डेली लेनी है, ये एक बार लगा दिया तो 5 साल तक ये क्या कर सकता है, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकता है। क्या कर सकता है, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक इम्प्लांट है जिसका नाम है नॉरप्लांट, ठीक है, इसमें 6 सिलिकॉन ट्यूब्स होती हैं जिनको कैसे लगाया जाता है, फैन शेप्ड लगाया जाता है, बीनीथ द स्किन लगाया जाता है, ठीक है, बीनीथ द स्किन लगाया जाता है, और क्या करता है, वर्क्स लाइक, इट वर्क्स लाइक हार्मोनल पिल्स, ठीक है, वर्किंग कैसी है, हार्मोनल पिल्स की तरह है, और कॉन्ट्रासेप्शन 5 साल के लिए देता है, कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 5 years, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है, बता दो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों, है। नेक्स्ट तरह का जो कॉन्ट्रासेप्शन है, नेक्स्ट तरह का जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो है आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। क्या है, वो है आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, वो है, क्या था, 6 था, ये 7th की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि जब इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़ गई हो। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी केसेस क्या हो सकते हैं, इमरजेंसी केसेस हो सकते हैं कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस, ठीक है, इसके अलावा अनवांटेड प्रेगनेंसी को नहीं होने देना है। थर्ड हो सकते हैं रेप केसेस, इन केसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दी जाती है। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अपनी कंबाइंड पिल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, combined pills can be used as emergency contraception, mini pills can be used as emergency contraception, और तो और आपका जो IUDs है वो भी यूज हो सकता है as emergency contraception। और आपने एड्स में, टीवी पे एड्स देखे होंगे आईपिल के, अनवांटेड 72 के, ये भी क्या है, दे आर दी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस हो, रेप केसेस हो, इन सब चीजों में ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। 8th जो हमारी कॉन्ट्रासेप्शन है, 8th कॉन्ट्रासेप्शन है सर्जिकल मेथड। क्या है, 8th है आपका सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड यानी कि कुछ किसी तरह की सर्जरी हो रही है ना, यही बता रहा है कि किसी तरह की सर्जरी हो रही है। पहला है वेसेक्टोमी, ठीक है, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं बच्चों वेसेक्टोमी की, तो यहां पर ये कहां किया जाता है, ये मेल्स में किया जाता है। क्या किया जा रहा है, वास डेफरेंस को कट एंड टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म ओवा तक ना पहुंच पाए। और जब इंसेमिनेशन होता है तो वो किसका होता है, उसमें सिर्फ सीमन रिलीज होता है, कॉइटस के बाद सिर्फ सीमन रिलीज होता है, उसमें स्पर्म नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ सेमाइनल फ्लूइड होता है और स्पर्म वहां पर नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर है। वहीं पर जब हम लोग ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं तो ये कहाँ किया जाता है, फीमेल्स में किया जाता है, और इस केस में क्या किया जाता है, ओविडक्ट को कट एंड टाई कर दिया जाता है ताकि अगर स्पर्म आए तो वो ओवा तक ना पहुंच पाए, क्योंकि हमने बीच में क्या कर दिया है, गड्ढा बना दिया है कि अब इस पार या उस पार तो तुम पहुंच नहीं पाओगे और इस पार ही रहना पड़ जाएगा तुम लोगों को। तो ये दो मेथड्स क्या हैं, दे आर दी सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है MTPs। क्या है? MTPs। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, देखो जब हम लोग बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, तो MTPs आर बेसिकली क्या कह सकते हैं, 1971 में इसको लीगलाइज किया गया था, 1971 में। और इस एक्ट का क्या नाम है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो प्रेगनेंसी है उसको कब तक 20 वीक्स तक टर्मिनेट किया जा सकता है। बट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, अगर वो क्या कंसिडर करी जाती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो MTP है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट कंसिडर करी जाती है। क्या करी जाती है? सेफेस्ट कंसिडर करी जाती है। अगर हम लोग बात करें MTP का, तो ये सर्जिकली भी हो सकता है, ठीक है, सक्शन के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड जो मेथड है वो है पिल्स का। पिल्स एज इन हम लोग यूज कर सकते हैं मिफप्रिस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, ये हम लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं टू फॉर MTP, यानी कि पिल्स के थ्रू, दवाइयों के थ्रू, सक्शन के थ्रू, सर्जिकली, इन सारे मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? MTP करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बताओ। ठीक है, अब यार देखो, ये जो मिफप्रिस्टोन होती है ना, इससे अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज एंटी प्रोजेस्टेन, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन के खिलाफ है। ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन के कोई भी फंक्शन होगा, ये प्रोजेस्टेरॉन की फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ब्लॉक फंक्शनिंग ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे बच्चों कि प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? प्रेगनेंसी को बरकरार रखने में हेल्प करता है। ये उसको ब्लॉक कर देगा। अब जब ये उसको ब्लॉक कर देगा तो प्रेगनेंसी तो टर्मिनेट हो गई ना। तो यही होता है, इसी तरह से क्या होता है? अबॉर्शन किया जाता है या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ मेथड्स थे, किसके? दे आर दी फ्यू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या है? दे आर दी फ्यू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। जब हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो इनफर्टिलिटी बेसिकली वो केस है कि जब अनप्रोटेक्टेड कोइटस हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तो उसके बावजूद भी जब कपल्स कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केसेस को, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था क्रिप्टोर्किडिज्म, कि जब टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आ ही नहीं पाती, तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑर्कियोप्लेक्सी से। ठीक है, तो वो क्या है? अगर टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आ पा रही, यानी कि स्पर्म नहीं बनेंगे, तो वो जो मेल है वो क्या है? एक इनफर्टाइल मेल है ना? क्या है? इनफर्टाइल मेल है। ठीक है, तो ऐसे इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन केसेस को, इन सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं इनफर्टाइल केसेस। ठीक है, और अगर फीमेल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल कोई फीमेल ओवा ही रिलीज नहीं कर पा रही है, या बहुत कम ओवा है, हर मतलब रेगुलर साइकिल नहीं है, ठीक है, तो उन केसेस को भी क्या बोला जाता है? कि वो फीमेल क्या है? इनफर्टाइल है। क्या है? इनफर्टाइल है। तो बेसिकली
when a couple is unable to produce an offspring even after unprotected coitus। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो मेल्स में क्या बात करी हमने, क्रिप्टोर्किडिज्म की बात करी। ठीक है, नेक्स्ट अगर फीमेल की बात करते हैं हम लोग तो जब ओवा प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं एन ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, एन ओव्यूलेशन, की ओव्यूलेशन हो ही नहीं पा रही है। अब इन सब चीजों को हम लोग ठीक कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को हम लोग ठीक कर सकते हैं थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू इन बीमारियों को, इस इनफर्टिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने सुना होगा वो क्या है, वो है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो उसी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहली जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं हुआ है, बॉडी के बाहर हुआ है। ठीक है, बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसको हम लोग का, इसका हमारे पास दूसरा नाम भी है, वो क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो यहां क्या होता है, यहां पर फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड दी बॉडी। यहां पर फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड दी बॉडी और बाहर फर्टिलाइजेशन करवा के डेवलपमेंट के लिए वापस फीमेल बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कहां हो रही है, इनसाइड दी बॉडी, इनसाइड फीमेल्स बॉडी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट जो मेथड है बच्चों, नेक्स्ट जो मेथड है वो है GIFT, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट मेथड है GIFT, गिफ्ट है ना, गिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ये किस केस में हो रहा है, ये उस केस में हो रहा है जब विमेन क्या नहीं कर पाती है, ओवा रिलीज नहीं कर पा रही है, उसकी बॉडी ओवा रिलीज नहीं करती है, बट उसकी वूम्ब पूरी सफिशिएंट है एक फीटस को डेवलप करने के लिए। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक डोनर एग लेते हैं जिसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है और फर्टिलाइजेशन इनसाइड दी बॉडी ही होती है। यहां पर इस केस में इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी, इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो किस केस में हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है जिफ्ट। क्या है, वो है जिफ्ट। जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं, इस केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक डोनर एग ले लिया, स्पर्म ले लिया, इन दोनों को बाहर IVF के थ्रू फर्टिलाइज कराया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। फिर जाइगोट वाली स्टेज पर क्या किया जाता है, उस जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक मिनट, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहां हो रही है, आउटसाइड दी बॉडी हो रही है। ठीक है, और फिर जाइगोट को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनटू दी फेलोपियन ट्यूब।
ठीक है, कहां ट्रांसफर कर दिया गया? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है फोर्थ, है ना, फोर्थ मेथड। हमने क्या क्या कर लिया? आईवीएफ कर लिया, गिफ्ट कर लिया, जिफ्ट कर लिया, फिर है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या है? ICSI। क्या है? ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? ओवा के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को क्या किया जाता है? इंसर्ट कर दिया जाता है। और ये भी कहां हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। फिर क्या किया जाता है? फिर एम्ब्रियो को कहां पर? यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। इस केस में भी फर्टिलाइजेशन बाहर ही हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, AI। क्या है? AI। नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चों? AI। AI क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहां पर क्या किया जाता है? ये उस केस में कर रहे हैं जब मेल्स में स्पर्म काउंट लो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? डोनर स्पर्म लेते हैं और उसको आर्टिफिशियली विमेन की वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, इंसेमिनेट किया जाता है, ताकि फर्टिलाइजेशन विमेन की बॉडी के अंदर ही हो। तो यहां पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी। और किस केस में किया जाता है? जब स्पर्म काउंट लो होती है तो डोनर स्पर्म लेते हैं, जैसे विकी डोनर मूवी में होता है। डोनर स्पर्म को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जाता है। क्या किया जाता है? डोनर स्पर्म को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जाता है इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल। इस कंडीशन को, इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? और जो लास्ट मेथड हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका सरोगेसी। ठीक है, सिक्स्थ है सरोगेसी। सरोगेसी यानी कि जब एक विमेन की जो वूम्ब है वो एफिशिएंट नहीं है इतनी कि एक बेबी को, एक फीटस को डेवलप कर सके, तो एक सरोगेट मदर यानी कि दूसरी फीमेल की वूम्ब में वो जाइगोट प्लेस किया जाता है, ताकि वो आगे उसका पूरा डेवलपमेंट दूसरी फीमेल की बॉडी में हो। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं सरोगेसी, और वो जो फीमेल है उसको बोला जाता है सरोगेट मदर। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरा केस है किसका? ये है आपका पूरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने जिसमें किया, ICSI किया, जिफ्ट, गिफ्ट, ये सब कुछ है आपके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी कि वो टेक्नोलॉजीज जो यूज होती हैं फॉर क्या कह सकते हैं हम लोग, टू क्योर इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए ये सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अगला चैप्टर हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है, वो करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन मत लो, वरी टाइम
मतलब जितनी ज्यादा टेंशन लेते हैं ना तो उतनी ज्यादा टेंशन होती है, और टेंशन होगी। तुम थोड़ी सी लोगे, फिर ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होगी, बढ़ते बढ़ते वो इतनी हो जाएगी, और फिर पूरे टाइम तुम टेंशन ले रहे होगे। ठीक है, तो अपने वरी टाइम को, जिस टाइम में तुम टेंशन ले रहे हो, उस वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करना है। टेंशन लेने के जगह आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, मुझे पता है यार, डर लगता है, मुझे पता है, मैंने भी नीट दिया है, और नीट जब देने जा रही थी उससे जस्ट पहले रोने लग गई थी। ठीक है, तो मुझे पता है, टेंशन होती है कि यार पूरा साल हमने लगाया है इस चीज पे, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा तो बाद की बात है, लेकिन मेहनत कर लो ताकि बाद में बस एक चीज ना हो, वो है आपको रिग्रेट। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, एंड ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे से बस जोश से बिल्कुल फाड़ दो। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।